नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस। तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, जिस एग्जाम को आप देने वाले हो, तो उन दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। डेली ये रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट आता है। तो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, देखो सभी किताबें बहुत अच्छी हैं। बस आपको क्या करना है, एक ही किताब से पढ़ना है। गलती क्या हो जाती है कि एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें हम इकट्ठी कर लेते हैं। नहीं, एक ही किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको। ठीक है, 10 किताब अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। वो ज्यादा फायदा करेगा चीजों को याद रखने में। ठीक, अब थ्योरी तो पढ़ लेंगे आप, अब उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। पता तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे हम, आपके सामने है। व्हाट इज द महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी? महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी, महौर्बिक असंलग्नता क्या है? महौर्बिक असंलग्नता क्या है? तो भैया देखो, यहां ध्यान देंगे आप, ये जो जैसे पृथ्वी का एक पार्ट है, ठीक, यहां पे क्रस्ट, मेंटले और कोर है। तो ये जो क्रस्ट है और ये मेंटले है, ये कोर है। तो क्रस्ट से मेंटले को जो लाइन अलग कर रही है वो डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, और मेंटले को कोर से जो लाइन अलग कर रही है ये भी डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, है ना। तो अब यहां पे कई अलग अलग नाम दिए गए हैं, कई अलग अलग नाम दिए गए हैं जो आपको बताना है। महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं वो पूछा है। महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं वो आपसे पूछा है। तो देखिए, बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटले, क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे कहते हैं महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी। महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी, ये एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, ये है आपका महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, महौर्बिक डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही जो मेंटले और कोर को अलग करती है उसे बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही आगे चल के फिर मेंटले को दो पार्ट में अलग कर देते हैं, अपर मेंटले, लोअर मेंटले। वैसे तो ये पूरी मेंटले है, अब ऊपर का हिस्सा अपर मेंटले, नीचे का हिस्सा लोअर मेंटले, तो ये अलग कर दिया। तो यहां पे भी एक डिसकंटिन्यूटी बन गई, रैप्टी डिसकंटिन्यूटी। कौन सी? रैप्टी डिसकंटिन्यूटी। रैप्टी डिसकंटिन्यूटी ये बन गई। ठीक है भाई, और जो मेंटले और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है ये कहलाएगी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और इनर कोर और आउटर कोर, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में ये जो लाइन है वो कहलाएगी लेहमन डिसकंटिन्यूटी। लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और ऊपर है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट के, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, है ना। तो यहां पे है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। तो ये याद रखने हैं आपको। ठीक है भाई, ये याद रखने हैं। और एक और चीज, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि ये जो कोर वाला पार्ट है, ये यहां से देखिए एक बार, इतना जो हिस्सा है ये ये जो हिस्सा है क्रस्ट वाला, और उसके बाद ये हिस्सा है आपका मेंटले वाला, उसके बाद ये हिस्सा है आपका कोर वाला। ठीक है, तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये तत्व पाए जाते हैं। मेंटले में पाया जाता है सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और कोर में पाया जाता है नेफे, NeFe, नेफे, निकिल और फेरस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा जनरेट कहां होता है? वो आउटर कोर में होता है। क्या होता है? आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा जो है जनरेट होता है, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो इस प्रश्न में पूछा है व्हाट इज महौर्विक डिसकंटिन्यूटी, तो ये हो जाएगी आपकी क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, क्रस्ट और मेंटले के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है आपकी महौर्विक डिसकंटिन्यूटी। याद रखेंगे आप। चलो आगे देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का काम क्या है? टू प्रोसेस डेटा, टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, टू प्रोवाइड द कंप्यूटर, टू पावर द कंप्यूटर, कंप्यूटर को पावर देना। तो भैया ये जो HDD है, ये HDD है, तो HDD क्या है? HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है हार्ड डिस्क क्या करती है। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज की फैसिलिटी देती है। हार्ड डिस्क क्या करती है? परमानेंट स्टोरेज की फैसिलिटी देती है। क्या देती है? परमानेंट स्टोरेज की फैसिलिटी देती है, यानी कि स्थायी रूप से डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम हार्ड डिस्क करती है। अगर आपकी डेटा और इंफॉर्मेशन स्थायी रूप से स्टोर हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, तो आप फ्यूचर में जब उनको एक्सेस करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आपका डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर्ड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज। क्या आंसर होगा? टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, अब सिर्फ हार्ड डिस्क ही नहीं है जो परमानेंट स्टोरेज हो, हार्ड डिस्क के अलावा मैग्नेटिक टैप भी होता है। मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप भी परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क भी होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि CD, DVD, ये भी परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। CD DVD का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, है ना। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहां देखो आप, जैसे ये लिखा है ना, आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, https://www.example.com। ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट कहलाएगा URL। क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट कहलाएगा URL। क्या कहलाएगा? URL। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कंप्लीट एड्रेस बताता है आपकी वेबसाइट का, URL। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, ध्यान देंगे। तो उनका कार्यकाल आपको पता है 6 साल का होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो वो आप बताएंगे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, स्थायी सदस्य सदन है वो, जो कभी विघटित नहीं होता, भंग नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। ये क्या है? ये स्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये स्थायी सदन है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी विघटित नहीं होता। क्या होता है?
ये कभी विघटित नहीं होता। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है। राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 किसके? कुल सदस्यों के, कुल सदस्य बटे 1/3। तो यानी कि जो टोटल सदस्य संख्या है वर्तमान में, उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते जाते हैं और जो व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह पर दोबारा चुनाव होकर वो सीट तुरंत भर दी जाती है। इसलिए राज्यसभा ही एक ऐसा हाउस है जो एकदम से पूरा खाली कभी नहीं होता है। लोकसभा जैसे 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, फिर चुनाव होते हैं, फिर नई लोकसभा बनती है, वैसे राज्यसभा के साथ ऐसा कोई पंगा नहीं है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर जाते रहते हैं और उनकी जगह पर नए आते रहते हैं। तो इस हिसाब से एक सदस्य का टोटल कार्यकाल 6 साल का होता है। एक सदस्य का टोटल कार्यकाल 6 साल का होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखिए। अंडर विच आर्टिकल इज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? भारत में किस अनुच्छेद के तहत, भारत में किस अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है? तो भारत में अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो अनुच्छेद 352 है। क्या है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, वहीं एक आर्टिकल है आर्टिकल 356, ये आपका राज्य आपातकाल से संबंधित है। राज्य आपातकाल किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल से संबंधित है और इसी को हम कहते हैं और राष्ट्रपति शासन, इसी को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, जब राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, ऐसी स्थिति में उस राज्य का गवर्नर प्रेसिडेंट को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो प्रेसिडेंट जो है उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राज्य आपातकाल लागू कर देगा। और राज्य आपातकाल जब लागू हो जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा। जब तक आपातकाल लगा रहेगा राज्य में, तब तक कौन शासन करेगा? गवर्नर ही शासन करेगा। कौन करेगा? गवर्नर ही शासन करेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग क्या है? ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है ये। ठीक है, याद रखेंगे ये किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। चलो, ये याद रखेंगे आप। अब यहां ध्यान देना है, राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाते हैं पूरे देश में, वो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है और कैबिनेट की सिफारिश पर ही लगाया जाएगा। ये कैबिनेट अगर सिफारिश करेगी, पूरी कैबिनेट, तो ही लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखेंगे। विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स? पार्लियामेंट का वो कौन सा सदन है जिसे वरिष्ठ सदन के रूप में भी जाना जाता है? वरिष्ठ सदन के रूप में भी जाना जाता है। बता दीजिए कौन सा वो हाउस है जिसे वरिष्ठ सदन के रूप में भी जाना जाता है? बताइए। तो ये है आपका राज्यसभा, इसे ही कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, कारण क्या है इसमें? इसमें सीनियर सिटीजन भी रहते हैं और प्लस
इसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, ये 12 लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अनुभवी होते हैं। और ये क्षेत्र कौन से होंगे? जिन क्षेत्रों से इन्हें चुना जाएगा, ये क्षेत्र कौन से होंगे? तो पहला कला, दूसरा साहित्य, कला साहित्य, तीसरा विज्ञान और चौथा समाज सेवा। इन क्षेत्रों में से किसी से भी 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हाल ही में लेटेस्ट पर्सन वो कौन है जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं इन 12 में से? तो वो है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। ये सोशल सर्विस फील्ड से इनको चूज किया गया है और इन 12 लोगों की कैटेगरी में राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, तो राज्यसभा में ये सदस्य है। ठीक, ये नारायण सुधा मूर्ति कौन है? इन्फोसिस कंपनी, जो कंपनी है, आईटी कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, उसी की आप को फाउंडर कह लो इनको, है ना। नारायण मूर्ति है, उनकी वाइफ है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी लिस्टेड है? तो टोटल है 11। कितनी है? 11। हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की, बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब शुरुआत में जब संविधान बना तब मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं किए गए थे, इन्हें बाद में शामिल किया गया है। इन्हें कब शामिल किया गया है? बाद में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। और तब ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, और इसके लिए भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन किया गया। संशोधन कब? 2002 में किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रूस से लिया है। कहां से लिया है? रूस से लिया है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं संविधान के? तो पार्ट 4A में आते हैं। और इससे संबंधित अनुच्छेद है आपका 51A। कौन सा अनुच्छेद है? 51A। बोलो, याद रहेगा। इन सब पे सवाल पूछे जाते हैं, ये याद रखना है आपको। आगे, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया? भारत में कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था जिसकी जरिए GST को लाया गया भारत में? बताइए भैया। 58वां। तो ये आपका 101वां अमेंडमेंट है। ठीक है, कितना? 101।
101वां संशोधन, ये संशोधन हुआ है आपका। ठीक है, कब हुआ है? 2016 में। उसके बाद से जुलाई 2017 से लागू हो गया। अब पूछा जाता है जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स, तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखिए। हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा, जिसे हम टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, लोकसभा जिसे हम टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, यानी कि अस्थायी सदन, इसको डिसॉल्व कब किया जाता है? इसको डिसॉल्व प्रेसिडेंट करेंगे, इसको डिसॉल्व प्रेसिडेंट इसको भंग कर सकते हैं, भंग करेंगे। कब? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिफारिश करेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की सलाह पर ये लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। ऐसा कब होता है? जब 5 साल पूरे होने वाले हैं और चुनाव आएगा। 5 साल पूरे होने पर मंत्री परिषद राष्ट्रपति जी से सलाह दे देती है कि आप इसको डिसॉल्व कर दो, अब नए इलेक्शन होंगे, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे उसको। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या होगा? ये होगा राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। याद रहेगा भाई, बता दो जल्दी से। चलो, विच आर्टिकल अलाउज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को ये पावर देता है कि वो कोई भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या स्टेट की बाउंड्रीज यानी कि राज्यों की सीमा परिवर्तित कर सकती है? राज्यों की सीमा परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये कौन करेगा बताओ भाई, जल्दी बताओ कौन करेगा ये? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 4, 5, तो आर्टिकल 3 करेगा। कौन करेगा? आर्टिकल 3। तो ध्यान रखेंगे, जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 ये आपका इंटरनल रीएडजस्टमेंट से संबंधित है। इंटरनल रीएडजस्टमेंट, आंतरिक फेरबदल, है ना। और आर्टिकल जो दूसरा है, आर्टिकल जो दूसरा है वो किससे संबंधित है? वो आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, या तो नए राज्य को भारत में एंट्री देना या उसको एक राज्य अलग से बना देना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर है आपका, भूलना नहीं है। क्या नहीं करना है? भूलना नहीं है, क्योंकि 4 में तो क्या है, ये आपका बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, क्लियर। ये आपका यूनियन एंड स्टेट्स, ये चैप्टर किस में आता है आपका?
पार्ट 1 है भारतीय संविधान का भाग 1 और केंद्र और उससे संबंधित क्षेत्र, केंद्र और क्षेत्र, ये पार्ट 1 है संविधान का। इसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, याद रहेगा, क्लियर है।